जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी जो 2 केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसी के पेपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीप स्तर से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का काम कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है कि हमें पता चलेगा कि अगर आगे भी ऐसे एग्ज़ाम अगर हमें देना है तो किस प्रकार से हमें हमारी तैयारी होनी चाहिए, गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, उस गलतियों को कैसे हम लोग ठीक करें और किस प्रकार से प्रश्नों को समझने का और इंटरप्रिटेट करने का हम लोग आना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रक्रम हमने शुरू किया है। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला जा चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो साथियों, इसी तरह से हम लोग इन चीज़ों को डीप स्तर से समझते हुए आगे चलने का प्रयास करेंगे। उससे हमारे कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे तैयारी कैसी करनी चाहिए, गलतियां कहाँ हो रही हैं वो हमें समझ में आ जाती है, किस प्रकार से हमें सावधानियां बरतनी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रम को। उससे पहले जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और आइए हम लोग चलते हैं इस प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो बात करते हैं पहले इसमें प्रश्न का। दौड़ के दौरान प्रशिक्षण के किस मापदंड पर तीव्रता और घनत्व के लिए जोर या बल दिया जाता है? अर्थात कहें तो ड्यूरिंग रनिंग द पैरामीटर ऑफ ट्रेनिंग लोड फॉर इंटेंसिटी एंड लोड वॉल्यूम विल बी, यानी कि अगर हम दौड़ कर लगा रहे हैं तो उस समय हमारा जो ट्रेनिंग लोड हमारे ऊपर पड़ रहा है उस दौड़ के वजह से वो इंटेंसिटी, वो वॉल्यूम क्या कहलाता है। पहले चीज़ है कि ट्रेनिंग लोड होता क्या है। तो समझिए कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना तो उस समय फिजिकल कंपोनेंट के रूप में 5 कंपोनेंट होते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस और बॉडी कंपोजिशन, ठीक, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे शरीर के ऊपर एक प्रकार का दबाव बनाते हैं और वही दबाव क्या कहता है, लोड कहलाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हम रनिंग करते हैं तो ये एक्सटर्नल होता है, कोच द्वारा हमें दौड़ाया जाता है, ये एक्सटर्नल लोड होता है, ठीक। और जब इसी लोड के वजह से हमारे दैहिकी क्रिया यानी कि जो शारीरिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है शरीर के अंदर की, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हमें हमारे ऊपर प्रभावित होता है, वो आप हमारा इंटरनल लोड कहलाता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का तात्पर्य क्या होता है, आपके तीव्रता से होता है। और हमारे अंदर तीव्रता कब आता है, जब हाई स्पीड के साथ यानी कि उच्च चाल के साथ हम काम करते हैं, यानी कि स्पीड की बात करते हैं और उसके साथ पेस की बात करते हैं। 2 चीज़ों की बात करते हैं, या तो स्पीड की बात करें या तो पेस की बात करें, ठीक। तो ये हमारी क्या करता है, इंटेंसिटी को बताता है। उसी तरह वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है यानी कि मात्रा, वॉल्यूम क्या बताता है, मात्रा बताता है। मात्रा 2 तरीके से बताया जाता है। एक तो समय के अनुसार आप कितने समय तक दौड़े हैं, या फिर कहा जाए कि आपने कितनी बार उस काम को रिपीट किया है। तो यहाँ पे रिपीटेशन यानी कि रिपीटिशन आ जाता है, फ्रेक्वेंसी जिसको कहते हैं, बारंबार जिसको कहते हैं, आता है। तो ये दोनों चीज़ें आती है और यही क्या करती है, हमारे प्रश्न के उत्तर का जवाब देने का काम करेगी। तो ऑप्शन अगर 2 हम लोग देखा जाए तो एक होता है स्पीड और दूसरा तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। स्पीड क्या बताता है, इंटेंसिटी, कितनी तेजी के साथ हमने दौड़ लगाई। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हमने कितने समय तक किया है, ये मिलकर ही हमारा ट्रेनिंग लोड कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग लोड की वजह से क्या है, ट्रेनिंग लोड साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिमांड पुट आउट टू ऑर्गन थॉट मोटर स्टिमुलस, मूवमेंट इसके वजह से हमारे अंदर होता है और उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी, यानी कि जो हमें प्रदर्शन क्षमता होती है उसमें बेहतर होता है, ठीक। तो ट्रेनिंग लोड क्या होता है, ट्रेनिंग लोड यहाँ पे दे रखा है क्या, इंटेंसिटी जिसको हम पावर या पेस भी कहते हैं, और वॉल्यूम यानी ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। टाइप ऑफ लोड, एक्सटर्नल लोड होता है, इंटरनल लोड होता है। एक्सटर्नल लोड में क्या है, डिस्टेंस रन हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ जंप कितना हुआ, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्लेइंग कितना है, ये सब एक्सटर्नल लोड है। अब इसी एक्सटर्नल लोड की वजह से हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती है या होम्योस्टैटिस जो होता है परिवर्तित होता है, हमारा साइकोलॉजिकल स्तर बदलता है और उसके वजह से हार्ट रेट, लैक्टिक
एसिड कंजप्शन कितना हुआ इन ब्लड के अंदर, फिर ऑक्सीजन कंपोनेंट कंजप्शन कितना हो रहा है, या फिर कहूँ तो हम फटीग के बारे में, ये सारी चीज़ें इंटरनल लोड के अंतर्गत आने का काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण में प्रशिक्षण तीव्रता सुधार और वॉल्यूम धनात्मकता होगी, यानी इन द इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग इंटेंसिटी, रिकवरी और वॉल्यूम की मात्रा कितनी होनी चाहिए इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग के दौरान। तो देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे हमने तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी की बात की है, अर्थात कहें तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड होगी ना बहुत उच्च स्तर पर होनी चाहिए। जब उच्च स्तर पर होनी चाहिए तो दो ही चीज़ें हमें दिख रहा है, 80 से 90%, 80 से 90%, बाकी 2 और 4 ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद समय दिया है कि जब हम रिपीटेशन लगाएंगे तो पहले रिपीटेशन और दूसरे रिपीटेशन के बीच में कितने देर का समय हम लोग को लेना होगा, या पहली सीरीज और दूसरी सीरीज के बीच में कितना समय लगा होगा। तो जब हम इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 90 सेकेंड से लेके 3 मिनट तक की हम क्या करते हैं, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिकवरी टाइम लगाते हैं, रिकवर होने में समय लगाते हैं। और एक जो सीरीज होता है उसमें हम 8 से 12 रिपीटेशन लगाने का काम करते हैं, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग होता है उसको स्कोलिसिस ने 1988 में प्रस्तावित किया था, और इसकी तीव्रता इन्होंने 70 से 80% बताई, आवृत्ति 8 से 12 बार, और रिकवरी जो थी 90 सेकेंड से 3 मिनट तक बताई, और बताया कि ये 2 सेट के मध्य होती है, यानी कि जो 90 से 30 मिनट होता है, 3 मिनट का समय अंतराल होता है, ये 2 सेटों के बीच में एक रिकवरी पीरियड के रूप में हमें काम करता है। आगे का प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण में मैक्रो साइकिल और माइक्रो साइकिल आर्क में कौन सी समय अवधि होगी? मैक्रो साइकिल का मतलब बृहत होता है, यानी कि ये ईयरली होता है, ईयरली हो गया। और माइक्रो साइकिल क्या हो जाता है, साप्ताहिक होता है, वीकली हो जाता है। तो साप्ताहिक का मतलब 3 से 7 दिन हो जाएगा, और ईयरली का मतलब इसमें सबसे अधिक अगर दे रखा है तो 3 से 4 महीने, तो इसको 3 से 4 महीने, और प्रश्न का सही उत्तर होता है। इसको इस तरीके से समझ, यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि हमने 5 तरीके का यहाँ पे दे रखा है, 3, 4 और 5। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही ट्रेनिंग चक्र होता है, मैक्रो, मीसो और माइक्रो। जो मीसो तो यही ईयरली होता है, 12 महीने तक चलता है, ये मंथली होता है, और जो आपका माइक्रो होता है ये साप्ताहिक होता है। अब ये देखिए क्वाड्रिनल जो साइकिल बनाया जाता है ये 4 साल का एक चक्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओलंपिक चक्र कहते हैं, ओलंपिक चक्र के नाम से भी जान जाते हैं। और फिर ये वर्कआउट होता है ना, इसको हम सेशनल चक्र भी कहते हैं, सेशनल चक्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि सेशनल चक्र इसे इसलिए कहा जाता है कि सुबह का सेशन, शाम का सेशन, दोपहर का सेशन, हर सेशन में हम अलग अलग ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं, न कि हर सेशन में एक होता है। तो ये सेशनल होता है, सबसे छोटा चक्र होता है। ठीक, माइक्रो चक्र क्या होता है, बृहद होता है, सबसे बड़ा होता है। मीसो जो होता है मंथली होता है, ये 3 से 6 वीक तक चलता है। और जो माइक्रो साइकिल होता है ये सब छोटा, ये 7 से या 6 से 10 दिनों तक चलता है, यानी कि वीकली होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा है। अब आगे के प्रश्न, इसमें कौन सा खेल प्रशिक्षण सिद्धांत खेल प्रदर्शन के लिए नहीं है? यानी कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में बात की गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ लोड प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, तीसरा है प्रोग्रेशन ऑफ साइक्लिक ऑफ ट्रेनिंग, और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, एक तकनीक होता है कि हम अपनी जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस है किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उसको सीखना है, वो टेक्निकल ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई जाती है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के रूप में होता है लोड एंड रिकवरी। लोड एंड रिकवरी के बारे में जब बात करते हैं तो जब हम खेल खेलना शुरू कर देते हैं तो हमारे ऊपर एक लोड काम करना शुरू कर देता है। उस लोड के वजह से क्या होता है, हमारे अंदर थकान आता है, और जब थकान आता है तो उस थकान को ख़त्म करने के लिए हम रिकवरी लेते हैं, और फिर से हम एनर्जिट होते हैं, फिर से लोड लेना शुरू कर देते हैं। ये लोड ऑफ प्रोग्रेशन होता है, जिसको 2 तरीके से दिया जाता है, एक लीनियर मेथड और एक स्टेप मेथड। इन सारी चीज़ों को हम लोग
टॉपिक जब पढ़ेंगे तब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, प्रोग्रेसिव ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तुरंत उस स्किल को अडॉप्ट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, चाहे उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी होती अधिक होती है तो जल्दी वो चीज़ों को सीख जाते हैं, और कुछ खिलाड़ी होते हैं तो वो जल्दी तुरंत नहीं सीख पाते, तो यही स्पेशलाइजेशन होता है। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिंग ऑफ ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग के चक्र के बारे में समझाया जाता है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा, मैक्रो साइकिल, मीसो साइकिल और माइक्रो साइकिल। तो ये तीनों जो होता है आपका प्रिंसिपल हो जाता है, और जो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है ये ट्रेनिंग का एक रूप होता है, पार्ट होता है। ठीक, प्रिंसिपल नहीं होता। और यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल है स्पोर्ट ट्रेनिंग के सारे माफ़ कीजिएगा, दे रखे हैं, इसके बारे में आप पढ़िएगा और समझिएगा। आगे के प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? स्थिर बल घनीय या सममितीय बल भी कहलाता है, अर्थात इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्थिर बल यानी कि स्टैटिक स्ट्रेंथ की ये बात कर रहा है, इज नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए, जब आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ये एक गतिहीन शक्ति होते हैं। जब हम क्या करते हैं, हमारी मांसपेशियों के अंदर एक तनाव पैदा होता है और उससे एक बल का निर्माण होता है, लेकिन उस दौरान हमारी मांसपेशियां स्थिर होती है, उसके अंदर संकुचन या प्रकुंचन नहीं होता, ज्वाइंट्स के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होता है, शरीर स्थिर दिखाई देता है लेकिन बल उत्पन्न होता है। जैसे वॉल पे हम अपने दोनों हाथों से धक्का लगा के खड़े रहें तो ये क्या हो गया? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। या शांति से हम जब सावधान की अवस्था में अटेंशन पोजीशन में हम खड़े रहते हैं तो पैरों के अंदर एक टेंशन पैदा रहता है, एक बल कंटिन्यू पैदा होता रहता है जो हमें उस स्थिति में खड़े रहने के लिए मदद करता है, वही आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होता है। और चूंकि ये स्थिर अवस्था के लिए होता है, हमारी स्थिरता बनाए रखता है, इसलिए इसको स्टैटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ इज नोन एज द आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक यानी कि एक गति युक्त स्ट्रेंथ होता है। गति के दौरान जब हमारी मांसपेशियों में संकुचन और प्रकुंचन होता है, संकुचन की दिशा केंद्रीकृत होती है, क्योंकि जब भी बल कब पैदा होगा? जब मांसपेशी संकुचित होगी तो प्रथम दृष्टया मांसपेशी संकुचित होती है तो बल पैदा होता है, तब गति शुरू होती है। तो इसकी दिशा, संकुचन की दिशा क्या होगी? केंद्र की तरफ होती है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या होगी कि ये गति होती है, इसलिए इसको डायनामिक स्ट्रेंथ भी हम लोग कहते हैं। एक मिनट, इसलिए इसको हम डायनामिक स्ट्रेंथ भी कह देते हैं। तो ये भी क्या होता है? इसके नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और इस तरीके तो सही थे। ठीक। फिर आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। देखिए, जो आपका आइसोमेट्रिक है या स्टैटिक स्ट्रेंथ होता है, क्या ये ओवरकम रेजिस्टेंस किसी भी गतिरोध को, यानी कि किसी चीज़ के अंदर अगर गति हो रहा है, अगर उसको ऊपर हम रोकना है तो उस स्थिति को गतिरोध कहते हैं। उस गतिरोध पर काबू पाने की योग्यता नहीं होती है, क्योंकि ये स्टैटिक बल होता है, ये स्थिर होता है। और गतिरोध को, किसी भी गतिरोध पर काबू पाने के लिए हमें क्या होता है? डायनामिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, एक गतिशील बल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इज नॉट ए स्ट्रेंथ एबिलिटी। बिल्कुल सही है। ये जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी जिसको सापेक्षिक शक्ति या तुलनात्मक शक्ति कहते हैं, ये बल की क्षमता नहीं होती है, बल्कि यह एक प्रकार की योग्यता है जिसके माध्यम से हम अपने खुद शरीर के भार के अगेंस्ट काम करने के लिए अपने शरीर द्वारा ही बल का निर्माण करते हैं। जैसे हमें रस्सी चढ़ना है तो रस्सी को पकड़ के क्या करते हैं? हम ऊपर की तरफ खींचते, रस्सी को नीचे की तरफ खींचते तो हमारे शरीर ऊपर की तरफ जाते। यानी कि हम अब खुद अपने शरीर के भार के अगेंस्ट हम खुद अपने शरीर द्वारा ही बल का निर्माण करें, जिसके वजह से हम ऊपर की तरफ जा पाते हैं। या फिर हम जैसे पुशअप्स करते हैं तो पुशअप्स करने के दौरान हमारे हाथों के द्वारा ही, हमारे ट्राइसेप बाइसेप के द्वारा ही बल पैदा की जाती है। किसके अगेंस्ट? हमारे शरीर के अगेंस्ट, तभी तो हमारा शरीर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक तुलनात्मक बल होता है। हमारे शरीर का भार और हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न किए गए बल
के बीच एक तुलना स्थापित करता है, एक संबंध स्थापित करता है, इसलिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कहलाता है। इन चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है क्या? स्टैटिक जो होता है आइसोमेट्रिक होता है, ठीक है। इसमें मसल कंट्रक्शन तो होता है विदाउट द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द मसल आर ज्वाइंट एंगल, यानी कि मसल के लेंथ और ज्वाइंट्स के एंगल में बिना परिवर्तन के ही मसल्स के अंदर एक संकुचन होता है, वही आइसोमेट्रिक या स्टैटिक कहलाती है। वहीं पर डायनामिक की जब बात करते हैं या आइसोटोनिक की, तो चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल और ज्वाइंट्स एंगल के बीच परिवर्तन कर देता है। दो प्रकार के होते हैं, एक इसेंट्रिक एक कंसेंट्रिक, ठीक। स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन विद इन द मसल विद द नो चेंज इन द ओवरऑल मसल्स लेंथ की बात कर रहा है। वही चीज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ कह रहे हैं कि रेशियो बिटवीन मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसका? हमारे बॉडी द्वारा जो उत्पन्न की जा रही है बल एंड बॉडी वेट और बॉडी वेट के बीच का एक रेशियो है। जैसा मैंने बताया ना, अपने शरीर का जो भार होता है उस भार और हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न किए गए जो अधिकतम बल होता है उनके बीच का एक संबंध स्थापित करता है। यही आपका रिलेटिव फोर्स स्ट्रेंथ होता है। आगे की प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहता है? दो स्टेटमेंट है, दोनों के बारे में बात करते हैं, कौन सही है कौन गलत है। केंद्रीय गतिशील विधि में भारी प्रतिरोध पर पुनरावृत्ति द्वारा काबू पाया जाता है, अर्थात कहें तो डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड हैवी रेजिस्टेंस इज द ओवरकम रिपीटली। तो बात करते हैं केंद्रीय गतिशील विधि, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड की बात कर रहा है। यहाँ तक तो हम आइसोटोनिक की बात करेंगे, लेकिन जो ही इसने क्या किया, भारी प्रतिरोध की बात कर दी, यानी कि हम किसी ऑपरेटस या किसी रेजिस्टेंस के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये आइसोकाइनेटिक बन जाता है। क्योंकि आइसोटोनिक जो होता है फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है, बिना किसी प्रतिरोध के हम एक्सरसाइज करते हैं, गति करते हैं, तो डायनामिक यानी कि आइसोटोनिक होता है। और जब वही गतिशीलता हम क्या करते हैं, किसी भारी वस्तु को लेके करना शुरू कर देते तो वो आइसोकाइनेटिक्स हो जाता है। और जब जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम जिम में जाते हैं तो एक ऑपरेटस मशीन रखे होते हैं, उस मशीन पर जो एक्सरसाइज हो रहा है वही आपका क्या है, आइसोकाइनेटिक है। और उसमें हर वेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम 5 kg 10 kg 15 kg जो वेट हमें या जो भी खिलाड़ी है उसकी क्षमता है उस अनुसार उसको लगा सकता है और उसकी गति को भी नियंत्रित करने की उसमें योग्यता रहती है। तो इसमें क्या होता है, काबू पाया जा सकता है भारी प्रतिरोध पर पुनरावृत्ति करने के लिए, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, सही हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो गतिशील धीमी विषम केंद्रीय विधि में 120% लगभग तीव्रता रखी जाती है। बिल्कुल डायनामिक स्लो इसेंट्रिक मेथड की ये बात कर रहा है। इंटेंसिटी इज केप्ट अराउंड 120%। जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसमें डायनामिक स्लो इसेंट्रिक मेथड में खिलाड़ी क्या करता है, उसकी पास जो मैक्सिमम शक्ति होती है उस मैक्सिमम शक्ति के माध्यम से अधिक रेजिस्टेंस को थोड़े थोड़े यानी कि धीरे गति के साथ उसको कम करते रहता है। धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है। किसको? अधिक से अधिक प्रतिरोध को। किसके माध्यम से? अपने शरीर द्वारा उत्पन्न मैक्सिमम स्ट्रेंथ के माध्यम से। अर्थात कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी अधिकतम शक्ति के द्वारा अधिक प्रतिरोध को धीरे धीरे हटाने की जो योग्यता होती है वो डायनामिक स्लो इसेंट्रिक मेथड द्वारा डेवलप होती है। और इसके लिए जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है 120 रखी जाती है। 120 क्या होती है, रखी जाती है। उसके साथ ये 1 या 2 रिपीटेशन होता है और हर रिपीटेशन में क्या होता है 8 से 10 क्या होता है, इसका सेट लगाया जाता है और 4 से 6 सेकेंड की पर जो रिपीटेशन है उसके अंदर रिकवरी दी जाती है। तो इस तरीके से इसका दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाता है और ये सही हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आइसोकाइनेटिक मेथड होता है, शक्ति के वे भारी उपकरण मशीन का उपयोग करते हैं। जब मशीन क्या होता है, पूरा नियंत्रित तरीके से काम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या था, नियंत्रित स्थापित या उसको काबू में कर सकते थे, ठीक है। स्लो इसेंट्रिक मेथड जो होता है वो क्या कर रहा है, खिलाड़ी अपनी अधिकतम शक्ति द्वारा खिलाड़ी प्रतिरोध को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है। और इसके लिए जो तीव्रता होती है 120% पुनरावृत्ति 1 या अधिक बार, सेट 6 से 8 बार, व क्षतिपूर्ति काल 4 से 6 सेकेंड तक लेता है।
आगे की प्रश्न की हम लोग बात करते हैं तो बात आती है कि किस प्रकार की संकुचन मांसपेशी पूरी शारीरिक गतिशीलता में सर्वाधिक बल देगी। यहाँ पे संकुचन यानी कंट्रैक्शन की बात कर रहा है ना, मसल्स अप्लाइड मैक्सिमल फोर्स थर्ड द रेंज ऑफ मूवमेंट। देखिए कंट्रैक्शन ऑफ मसल, तीनों के अंदर, तीनों जो ऑप्शन दे रखा है तीनों के अंदर क्या होता है, कंट्रैक्शन तो होता है, क्योंकि आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक में दिखाई देता है, वही आइसोमेट्रिक में नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिखाई देता, रेंज ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे गति की बात कर रहे हैं, अर्थात आइसोमेट्रिक में गति नहीं होता, तो पहले ये गलत हो जाता। और आइसोमेट्रिक ही क्या है, आपका स्टैटिक मसल कंट्रैक्शन है, तो इसलिए ये भी क्या होता है, गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है ना, फ्री हैंड एक्सरसाइज हम करते हैं। तो जब फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के ऊपर कम लोड पड़ेगा, इसलिए कम बल डेवलप होता है। लेकिन वहीं पर आइसोटोनिक होता है, ये मशीन के द्वारा या कहें तो भारी क्या होता है, प्रतिरोध या लोड के साथ यहाँ पे काम की जाती है। तो जब भारी लोड हम खुद लेके कर रहे हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन ज़्यादा होगा और उसके वजह से हमारे अंदर बल उत्पन्न ज़्यादा होगी। तो इसलिए आइसोकाइनेटिक इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक होता है ये गतिहीन होता है और ये किसी वस्तु को क्या होता है, धक्का देना, यही इसका एग्जाम्पल होता है। और खेलों में कम प्रयोग भी होता है सबसे, क्योंकि खेल गतिशील होते हैं और वहाँ पे गतिशीलता की आवश्यकता होती है, न कि स्थिरता की। ठीक है, लेकिन जो इसमें आइसोमेट्रिक है 20 साल बाद ही शुरू किया जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स एक दूसरे पे क्या होता है, चढ़ाव करते हैं और उसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा होती है। अगर छोटे बच्चे इसको करेंगे तो उनका शरीर बचपन में ही गठीला हो जाएगा और वो क्या होंगे, उनकी लंबाई बढ़ने में परेशानी होगी। फिर आइसोटोनिक व्यायाम यह गतिशील संकुचन होता है जिसका दिशा केंद्रीय होता है। बिल्कुल आइसोटोनिक जैसा बताया कि संकुचन प्रकुंचन होता है, और जब संकुचन सबसे पहले क्या होता है, संकुचन होता है, तो उसकी दिशा केंद्रीय होगी। केंद्रीय होगी का मतलब होता है कि मसल्स किस दिशा की तरफ कंट्रैक्ट करके जा रहा है, इसकी बात करता है। ठीक है, आइसोकाइनेटिक्स व्यायाम जो होता है, गतिशील व्यायाम में आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों का मिश्रण होता है, और इसमें संकुचन की गति को क्या रहता है, उच्च रखते हुए शक्ति का विकास किया जाता है। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। स्थिर अवस्था या धीमी गति स्थिति से तीव्र गतिशीलता स्थिति पाना कहलाता है। अर्थात हम स्लो है या रुके हुए, उसके उपरांत ही हम अपने हाई स्पीड को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है। मूवमेंट स्पीड, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी या स्पीड एंड्योरेंस। देखिए जब हम स्पीड को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसके माध्यम से समझते हैं स्पीड को, तो 5 प्रकार से हम लोग उसको बांट देते हैं। पहला होता है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी आदेश दिया उस आदेश को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक क्विक मूवमेंट होता है, वही मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट आपका रिएक्शन एबिलिटी कहलाता है। यानी कि हमने आपको आदेश दिया, आप तुरंत उस पर रिएक्शन करना शुरू किया, वही क्या कहता है, रिएक्शन एबिलिटी कहलाता है। जैसे कि आप 100 मीटर की दौड़ है, जहीं आप फायर गन की आवाज़ सुनते हैं आप, तो गन क्या करता है, एक प्रकार का आपको कमांड मिलता है, उससे आप तुरंत दौड़ने के लिए जो पहली हरकत आपके शरीर में होती है वही आपका रिएक्शन एबिलिटी कहलाता है। अब जब आपने उस मूवमेंट को शुरू किया तो